हिंदी विश्व शांति की भाषा है। ये पाठ एक साक्षात्कार है। तो इस पाठ के माध्यम से पहले बच्चों को ये बताना है कि साक्षात्कार की विधा का अर्थ क्या है, किसका साक्षात्कार लिया जा सकता है, प्रश्न किस प्रकार के होने चाहिए और किस तरीके से इन्होंने एक ऐसे व्यक्ति का साक्षात्कार लिया है और उसके बारे में लिखा है जिनके विषय में बहुत कम बच्चों को पता है। तो भाषा इस पाठ की बहुत ही सरल है, उसको समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस पाठ में ये ज़रूर बताऊंगी कि जिन प्रसिद्ध व्यक्तियों और स्थानों का वर्णन इसमें है वो भी जानना छात्राओं के लिए आवश्यक है और उनको जोड़कर कितनी सुंदरता से ये साक्षात्कार लिया गया है। Sit down, please. बैठो। हिंदी विश्व शांति की भाषा है। थोड़ा सा आप लोगों ने इस पाठ को खोल के पढ़ के देखा? देखा। अच्छा, भाषा क्या होती है? जो हम लोग बोलते हैं। क्या सब लोग एक ही जैसा बोलते हैं? क्यों नहीं बोलते? सबकी भाषा अलग होती है। अच्छा, हम लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? हिंदी। जो भाषा हम लोग आपस में बोलते हैं और जो पुस्तक में लिखी रहती है वो भी हिंदी है और हम आपस में भी बोलते हैं वो भी हिंदी है। दोनों एक जैसी हैं? इसमें भाषा शुद्ध अधिक होती है। कैसी होती है? पुस्तक में शुद्ध भाषा लिखी जाती है और हम जब आपस में बोलते हैं तो उसमें हो सकता है कि और भाषाओं के शब्द भी मिले हों। तो जब हम शुद्ध हिंदी लिखते हैं तो हम उसमें समय लिखेंगे, लिखते। लेकिन जब एक दूसरे से पूछते हैं तो हम ये नहीं पूछते क्या समय हुआ है। जब आप अपने मित्रों से बात करते हैं और आपको जानना है क्या समय हुआ है तो आप कैसे पूछते हैं? क्या टाइम हुआ है? तो ये टाइम किस भाषा का शब्द है? इंग्लिश का शब्द है। ये यहाँ की नहीं है। तो हमारे पास कैसे आ गया ये शब्द? कैसे आ गया ये शब्द? हाँ बताओ, कैसे आ गया? हमारे देश में ये शब्द आ कैसे गया? यहाँ पे ब्रिटिश वाले व्यापार करने, यहाँ पे अंग्रेज व्यापार करने आए और फिर धीरे धीरे उन्होंने हमारे देश पर अधिकार कर लिया। तो उनके बहुत सारे शब्द जो थे वो हमारी भाषा में आ गए। बहुत सारे शब्द हम लोग उर्दू के भी प्रयोग करते हैं। बहुत सारे शब्द हैं जो उर्दू में हैं। जब हम समय नहीं बोलते तो वक्त बोलते। कितना वक्त हो रहा है? बहुत वक्त लगा दिया तुमने इस काम को करने में, बोलते हैं? इच्छा की जगह दूसरा शब्द क्या बोलते? मेरी इच्छा नहीं, ख्वाहिश। ये पाने की मेरी ख्वाहिश है। अच्छा, और हम लोग ये भी कहते हैं मेरी मर्जी नहीं है, ये काम करने की मेरी मर्जी नहीं। तो ये कौन सी भाषा है? उर्दू। ये कैसे आ गई हमारे यहाँ? ये तो संस्कृत नहीं है, सबसे पुरानी भाषा तो संस्कृत है। तो ये कैसे आ गई बताओ? इस्लाम धर्म से भाषा नहीं आई। जो लोग अरब देशों से हमारे यहाँ आए, मिडिल ईस्ट से जो लोग आए, कुछ लोग तो हमला करके चले गए वापस लूट लाट के, और मुगल जब आए
तो वो यहीं पे बस गए। वो लोग क्या बोलते थे? नहीं, उर्दू नहीं थी तब। क्या बोलते थे? वेरी गुड, क्या बोलते थे? अरबी और फारसी। अरबी और फारसी। तो जो कुरान है वो भी तो अरबी में ही लिखी हुई है ना। लेकिन जब वो यहाँ आए तो सब लोग क्या बोलते थे? यहाँ पे हिंदी बोलते थे। और वो हिंदी भी ऐसी नहीं थी, हिंदी की उपभाषाएं थी, क्षेत्रीय भाषाएं थी। कहीं ब्रज भाषा बोली जाती थी, कहीं पर, जैसे ये हमारा जो लखनऊ के आसपास का इलाका है, अब यहाँ से लेके अयोध्या तक और वाराणसी तक, वहाँ तक सब लोग अवधी बोलते थे। उसके आगे भोजपुरी शुरू हो जाती थी और आगरा मथुरा में ब्रज भाषा बोली जाती थी। तो धीरे धीरे अरबी, फारसी, संस्कृत, ब्रज भाषा, अवधी भाषा, इन सब को मिला के हिंदी का जन्म हुआ। और उसको जो अब आपकी पुस्तकों में है या हम लोग जो अच्छी भाषा बोल रहे हैं साफ सुथरी, उसको हिंदी का नाम दिया गया। हिंदी का नाम दिया गया। और इसको खड़ी बोली भी कहते हैं। खड़ी बोली, क्या बोलते हैं? खड़ी बोली। खड़ी बोली। तो अब जैसे हम लोग इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि कौन अंग्रेजी बोल लेता है। क्यों महसूस करते हैं गर्व? हम ये क्यों नहीं महसूस करते कि चलो हम चाइनीज सीख लें? खाना तो खा लेते हैं चाइनीज। आंटी, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसी भाषा है जो कहीं पर भी लोग समझ जाते हैं। आपको पता है दुनिया में सबसे ज़्यादा भाषा बोल अंग्रेजी नहीं है, सबसे ज़्यादा बोली और सुनी जाने वाली भाषाएं हैं स्पेनिश, उसके बाद चीनी भाषा भी बहुत, चाइनीज़ भाषा जो है वो भी बहुत लोग बोलते हैं अगर गिनती रखी जाए, क्योंकि चीन अपने आप में बहुत बड़ा देश है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्योंकि हमको ये लगता है कि पश्चिमी देशों की सब चीज़ बहुत अच्छी है, इसलिए हम लोग अंग्रेज़ी भी बोलने, पढ़ने और समझने को बहुत गर्व महसूस करते हैं। हिंदी पढ़ने को ये माना जाता है कि जो इंग्लिश नहीं पढ़ सकता चलो हिंदी पढ़ ली। हमें अपनी मातृभाषा पर बिल्कुल गर्व नहीं है, जबकि हमारी अपनी भाषा क्या है? हिंदी। हमारी अपनी भाषा हिंदी है और उसको राष्ट्रभाषा का भी सम्मान मिला है कि ये हमारे देश की भाषा है। तो हम लोग अपने पश्चिम को ही देखते रह जाते हैं और हम पूरब की तरफ देखते ही नहीं हैं। और हमें पता नहीं है कि कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी सीखने पर गर्व महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। महसूस भी देखो उर्दू का वर्ड है। तो ये जो है साइजी माकिनो, साइजी माकिनो एक जापानी थे जो कि गांधी जी के समय में भारतवर्ष आए थे। कहाँ से आए थे? जापान। कहाँ से आए थे? जापान किधर है? हमारे भारत के पूर्व में है कि पश्चिम में? पूर्व में। और कौन कौन से देश हैं जापान के आसपास? हाँ बोलो। चीन, बिल्कुल ठीक। जापान के पास चीन है और हाँ रूस, हाँ रूस भी है। अब तो रूस के बहुत सारे टुकड़े हो गए हैं। अब एक कोई देश को हम लोग रूस नहीं कहते हैं, लेकिन जापान के पास चीन है, बहुत बड़ा देश। ठीक है, समझ रहे सब लोग? जापान एक द्वीप है। द्वीप क्या होता है? जिसके चारों ओर पानी होता है। तो वो देश भी ऐसा है कि उसके चारों तरफ पानी है। ठीक है, तो जापान से साइजी माकिनो आए थे और ये लिखा था कि भारत जो आए तो फिर यहीं के होकर रह गए। आंटी, फिर वो जापान गए ही? हाँ, फिर वो जापान गए ही नहीं, यहीं के होकर रह गए। इसका अर्थ क्या है कि उन्होंने इसी को अपना घर मान लिया। तो उनसे
रत्नावली कौशिक जो हैं उन्होंने ये साक्षात्कार किया था। साक्षात का मतलब है सामने, कहते ना साक्षात भगवान खड़े थे, सच में ये सुना है शब्द तुमने साक्षात? साक्षात्कार का मतलब है कि जब कोई सामने हो उससे बातचीत जो है वो साक्षात्कार कहलाता है। इसके लिए अंग्रेजी का शब्द है इंटरव्यू। जब सामने सामने हम किसी से बातचीत करते हैं तो वो साक्षात्कार कहलाता है। अच्छा, सामने सामने बातचीत मैं अभी भी तुमसे कर रही हूँ, तुम सबसे, तो क्या ये साक्षात्कार है? ये साक्षात्कार है? नहीं है। मैं बता रही हूँ क्यों। क्योंकि मैं तुमको कुछ पढ़ा रही हूँ, मैं शिक्षा दे रही हूँ तुम्हें, और उस शिक्षा को तुम ठीक से समझ सको इसके लिए मैं तुमसे प्रश्न पूछ रही हूँ। लेकिन मैं ऐसी किसी बारे में तुमसे नहीं पूछ रही जो मुझे नहीं पता है खुद भी। ये फर्क है। इस पाठ में जो कुछ है वो मैं अच्छी तरह समझ रही हूँ और मैं तुम्हें समझाऊंगी। ये साक्षात्कार नहीं है। लेकिन यदि मैं तुमसे साक्षात्कार करूंगी तो मैं ऐसी बातें पूछूंगी जिसके विषय में मुझे कुछ नहीं मालूम है या बहुत कम मालूम है। जैसे ओलंपिक में कोई गए तो हम लोग उनसे साक्षात्कार करेंगे तो हमें पता है कि इस लड़की का नाम साक्षी मलिक है और ये इसको किसके लिए मेडल मिला। लेकिन हम उनसे साक्षात्कार जब करेंगे तो हम पूछेंगे कि आपको मेडल मिला, हमको बहुत गर्व है, लेकिन आपको कैसा लगा जब मेडल मिला? आपने कितने दिन तक अभ्यास किया? आप क्या खाती थी, आप क्या नहीं खाती थी? क्या आपके गांव में किसी ने विरोध किया कि लड़कियों को ये काम नहीं करना चाहिए? इसी प्रकार से जब हम जानकारी हासिल करने के लिए बातचीत करते हैं, जब हम कुछ पाने के लिए बातचीत करते हैं तो उसको साक्षात्कार कहते हैं। साक्षात्कार केवल बातचीत करके उसको रिकॉर्ड करके भी आजकल होता है, लेकिन जब इतनी रिकॉर्डिंग की सुविधा नहीं भी थी तो साक्षात्कार को भी बहुत सुंदर तरीके से लिखा जाता था, और ये आपके लिए लिखा हुआ साक्षात्कार है। तो कौन कर रहा है? रत्नावली कौशिक। और इस साक्षात्कार को किससे साक्षात्कार किया जा रहा है? साईजी माकिनो, साईजी माकिनो। और सेवाग्राम में गांधी जी का आश्रम था महाराष्ट्र में, और वहाँ पर गांधी जी क्या कहते थे कि खुद ही पशुओं को पालो। वो यही तो कहते थे कि आत्मनिर्भर बनो, हर चीज़ कहीं दूर से लाने की ज़रूरत नहीं है। बकरी पालो, गाय पालो और उनका उपयोग करो, दूध पियो, अपनी सब्जी खुद उगाओ, चरखे पे चलाओ, अपने कपड़े खुद बिनो। ठीक है? तो ये क्यों आए? क्योंकि ये पशु चिकित्सक थे। पशु चिकित्सक कौन होता है? का इलाज करते हैं। तो ये कुछ काल के लिए भारत आए। अच्छा, अब इसमें एक जगह आई है कि विनोबा जी ने सर्वोदय सम्मेलन किया पंढरपुर में, और विनोबा जी ने इनसे कहा कि अब जब तुम वापस जाओगे सेवाग्राम तो तुम तो हो पशुओं के डॉक्टर, लेकिन तुम हिंदी सीखना शुरू करो। क्यों कहा होगा? क्योंकि उनको लगा कि इनको सबके साथ घुल मिलकर रहना है, तो इनके लिए भी अच्छा होगा यदि वे हिंदी सीख लें। तो विनोबा जी कौन थे? नाम सुना है? विनोबा भावे। विनोबा भावे, विनोबा जी जो थे वे सर्वोदय, उन्होंने एक सर्वोदय कार्यक्रम चलाया था। सर्वोदय मतलब सबका उदय, सब लोग ऊंचे उठें, सब लोग आगे बढ़ें। और उन्होंने भूदान का आंदोलन चलाया, और उन्होंने किसानों से कहा कि तुम्हारे पास जो ज़मीन तुम्हारे उपयोग में कम आ रही है या बहुत ज़्यादा ज़मीन है तो गरीब किसानों को ज़मीन दो।
क्योंकि हमारे यहाँ अमीर और गरीब में बहुत बड़ा बीच में दीवार थी। तो जो बहुत अमीर किसान थे उन्होंने सबसे कहा कि इतनी ज़मीनों के तुम मालिक हो, गरीब किसानों को ज़मीन दो। होता क्या था कि जो गरीब किसान दूसरों की ज़मीन खेतों में काम करते थे उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया जाता था, उनकी मेहनत का उनको कोई फल नहीं मिलता था। और किसान जिनके हर पीढ़ी दर पीढ़ी दादा परदादा सिर्फ किसानी करते थे, तो तुम सोचो उनको कितना ज्ञान होगा किसानी का। और उनसे कहा जाए कि छोड़ दो भाई, तुम्हें नहीं इतने पैसे में तो जाओ कहीं और मजदूरी करो, तो क्या उनके अनुभव का लाभ मिलता? नहीं मिलता। उन्होंने कहा इनको कुछ नहीं आता, इनको सिर्फ ज़मीन से जुड़ी जानकारी है, इसलिए इनको ज़मीन ही मिलनी चाहिए। तो बहुत बड़े साधु ही कहना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगते थे, वो गरीब किसानों के लिए भूमि मांगते थे। और अपने आंदोलन को वो कहते थे सर्वोदय आंदोलन। तो उन्होंने इनसे कहा कि जाओ और तुमको हिंदी सीखनी चाहिए, क्योंकि वो पहचान गए कि ये व्यक्ति ऐसा है जो भारत के लोगों से, खासतौर से सेवाग्राम में सबके साथ मिलके कुछ काम कर रहे हैं। तो इन्होंने हिंदी सीखा और आगरा के एक हिंदी शिक्षक को भेजा। अब ये कहते थे कि मेरे लिए हिंदी, मुझ जैसे विदेशी को हिंदी सिखाना बहुत कठिन काम था। देखो, हमें अपनी भाषा बहुत आसान लगती है, लेकिन दूसरे से पूछो भाषा कठिन होती। हम भी जापानी सीखने लगेंगे तो आसान नहीं होगी। तो फिर भी इनको हिंदी धीरे धीरे आने लगी, पढ़ना भी सीख लिया गया। और इनकी पत्नी का भी नाम बदल दिया गया, उसको सुजाता नाम दिया गया और उसने भी हिंदी सीख ली। तो अब साक्षात्कार में क्या होता है कि धीरे धीरे प्रश्न पूछते जाते। तो उन्होंने अगला प्रश्न पूछा कि जब आपने वहाँ पे, आप पशु चिकित्सक की तरह थे, आप हिंदी भी सीख गए, तो आपने चरखा चलाना भी सीख लिया होगा। तो उन्होंने कहा वहाँ की गौशाला में मुझे इतना काम रहता था कि मुझे समय ही नहीं, मैं पहले ध्यान ही नहीं देता था। किसने कहा? विनोबा जी ने जब कहा कि तुमको हिंदी सीख लेनी चाहिए, तब मैंने हिंदी सीखी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये शांति निकेतन भी गए। अब शांति निकेतन का नाम सुना है? किसका था? गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर। उन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की थी। क्या था शांति निकेतन? विश्वविद्यालय था, जिसमें कि परास्नातक तक पढ़ाई होती थी। परास्नातक किसको कहते हैं? जैसे एमए, बीए, स्नातक, परास्नातक, एमए, मतलब बड़े बड़े होने तक लोग वहाँ पर पढ़ते थे। तो इन्होंने ये कहा कि शांति निकेतन में आपको कैसा लगा? तो इन्होंने कहा इतना सुंदर था, इतना शांत था। और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी कही, इन्होंने कहा कि मुझे ये भी समझ में आना मुश्किल हो रहा था कि वहाँ का वातावरण इतना शांत था, इसलिए गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर इतनी सारी सुंदर सुंदर चीज़ें लिख पाए, या फिर वो इतने महान और इतनी सुंदर विचार थे, उसकी वजह से शांति निकेतन सुंदर लगता था। क्योंकि सुंदर सुंदर बाग बगीचे तो बहुत जगह होते हैं, लेकिन उस तरीके से वहाँ पे विद्यालय चलाना, विश्वविद्यालय आसान काम नहीं था। वहाँ पेड़ों के नीचे लोग पढ़ते थे, प्रकृति की सुंदरता से अपने को जोड़ के चलते थे। और बहुत सारे साहित्य, संगीत, कला, चित्रकला, सब कुछ वहाँ पे सिखाया जाता था शांति निकेतन में। तो
तो इन्होंने कहा कि आपकी हिंदी यात्रा की शुरुआत कैसे हुई। तो ये तो बने रह जाते डॉक्टर, थोड़ी बहुत हिंदी सीख लेते, पर इन्होंने ये कहा कि हिंदी की कृपा से मेरा जीवन चला, क्योंकि एक फैक्ट्री लगाई जा रही थी ग्वालियर में और उस समय भारत में तकनीकी जानकारी वाले लोगों की कमी थी, तो जापान से इंजीनियर बुलाए गए। तो जो इंजीनियर आए थे वो यहाँ के लोगों से काम करवाने के लिए भाषा तो चाहिए ना। अगर कोई बिल्कुल अंग्रेजी बोलता हुआ आ जाए तो मजदूरों से काम कैसे कराएंगे, बताना तो पड़ेगा ना कि यहाँ पे इसको गाड़ो और इसके ऊपर इतना चूना लगाओ और इसके ऊपर ये मशीन रखो, कैसे करेगा कोई। तो ये जो थे ये दुभाषीय के रूप में काम करने लगे। दुभाषिया, स्कूटर को दो पहिया वाहन कहते हैं, इसका क्या मतलब है? दो पहिया। कार को चार पहिया कहते हैं, क्यों कहते हैं? तो दो भाषिया का क्या मतलब हुआ? जो दो भाषाओं को जानता हो और इसकी बात उसको समझा सके और उसकी बात इधर समझा सके। दुभाषिया, दुभाषिया, इंटरप्रेटर, अंग्रेजी में इसको इंटरप्रेटर कहते हैं। और आज भी जो लोग दूसरी भाषाएं सीख लेते हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा विकल्प है कि आपको बहुत बढ़िया नौकरी मिल सकती है, क्योंकि आजकल की दुनिया में तो बहुत ज़्यादा हो गया है कि इस देश के लोग वहाँ जाके कुछ बना रहे हैं, इस देश के लोग यहाँ आ रहे हैं व्यापार के लिए, काम के लिए, पढ़ाई के लिए। तो एक से दूसरी भाषा सीखना तो बहुत ही अच्छी बात हो गई है। तो ये कह रहे हैं कि फिर इन्होंने ये पूछा कि अच्छा ये बताइए कि हिंदी और जापानी में कुछ मिलता भी है कि दोनों भाषाएं बिल्कुल अलग हैं। तो उन्होंने कहा कि हिंदी साहित्य और जापानी साहित्य में मेल एक जैसी बात यह है कि हमारे यहाँ भी पुरानी कथाएं, लोक कथाएं भरी पड़ी हैं और ऐसे ही जापानी में भी पुरानी कथाएं भरी हुई हैं। फिर उन्होंने ये कहा कि जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। हम यहाँ बैठ के सोचते हैं कि जापान में किसी को कुछ भी नहीं आती होगी हिंदी, वो गलत है। उस ज़माने में, ये आज से बहुत पुरानी बात हो गई, बहुत ही पुरानी बात हो गई, ये 50-60 साल पुरानी बात है ये, जब ये साक्षात्कार किया गया, ठीक है। तब वो ये बता रहे हैं कि बीए और एमए के स्तर पर भी पढ़ाई जाती है हिंदी जापान में, और हर साल बहुत से लोग बीए की परीक्षा में बैठते हैं। जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द भी भरे पड़े हैं। इसमें एक चीज़ इस पाठ में कहीं साक्षात्कार में नहीं आई है, लेकिन ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम लोग, अच्छा, इन्होंने एक शब्द कही है कि भावनात्मक स्तर पर भाषा जोड़ती है। भावनात्मक स्तर पर भाषा एक दूसरे से जोड़ती है। कैसे जोड़ती है? अगर हमको कोई दूसरी भाषा पूरी तौर पर नहीं भी आती, लेकिन हमारा कोई प्यारा शब्द दूसरी भाषा में सुनाई देता है, या दूसरी भाषा का कोई ऐसा शब्द हमें सुनाई देता है जो हम जानते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। उससे हम लोग एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अंग्रेज़ी के तो हज़ारों शब्द ऐसे हैं जिनसे हम जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। अब मान लीजिए कोई लंदन में रह रहा हो और वहाँ उसको कहीं खाना खाने जाए और कोई कहे कि ये टिक्का मसाला है, तो कितनी खुशी होगी उसको। कोई कहे कि चटनी, अब चटनी शब्द अंग्रेज़ी की डिक्शनरी में आ चुका है, चटनी।
समझे आप? तो इसी प्रकार से जापानी भाषा में संस्कृत के शब्द कैसे पहुंच गए? क्योंकि जापान से शुरू से भारत में लोग आते गए। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म जापान में, सब लोग बौद्ध धर्म को मानते थे। वहाँ से हजारों साल पहले जब गौतम बुद्ध के बाद से जापान से लोग आते गए और यहाँ से लोग वहाँ जाते गए। तो बहुत सारे भारतीय शब्द जो हैं, भिक्षु और बहुत सारे शब्द इस तरीके के वहाँ सब लोग समझते हैं, सब लोग समझते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भाषा एक दूसरे को भावनात्मक स्तर पर जोड़ती है। भाषा अलग अलग है, लेकिन अगर एक दूसरे के शब्द जब सुनाई देते हैं तो हमें लगता है कि हम भी इन लोगों से घुले मिले हैं, हम भी इन लोगों से घुले मिले हैं। अगर हमें यहाँ बुद्धम शरणम गच्छामि सुनाई देता है और वहाँ भी सुनाई देता है तो हमें अच्छा लगेगा। तो इस प्रकार से उन्होंने कहा कि एक दूसरे को जुड़ते हैं। अब इन्होंने और लोगों के नाम पूछे कि और कौन कौन हिंदी की सेवा में है। तो इन्होंने कई लोगों के नाम करे। प्रोफेसर तोशियो तनाका, जिन्होंने भीष्म साहनी के उपन्यास तमस का इन्होंने अनुवाद जापानी भाषा में किया। तमस बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, कभी तुम लोग पढ़ने की प्रयत्न करना, लाइब्रेरी में भी ढूंढो, मिलेगा भीष्म साहनी का। और ये जो उपन्यास है इसके ऊपर बहुत अच्छी फिल्म भी बनी है, जिसमें कि भारत और पाकिस्तान के विभाजन में कितनी तकलीफ़ें हुई थी उसके ऊपर है ये। ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि जब जो साक्षात्कार ले रहे हैं, है ना, वो ये पूछ रही हैं रत्नावली जी कि आपने भी तो कुछ चीज़ों का अनुवाद किया है। तो इन्होंने बताया कि मुझे भगवती चरण वर्मा के उपन्यास चित्रलेखा बहुत पसंद आया और मैंने उसको किया है अनुवाद। अनुवाद क्या होता है? कई भाषाओं में उसको नहीं, अनुवाद के अर्थ क्या होते हैं? क्या? मतलब हर भाषाओं में उसका मतलब वो किया। हर भाषा की बात नहीं, अनुवाद शब्द का मतलब क्या समझते हो तुम? किसी के बारे में आंटी एक बारे में नहीं, हाँ शाबाश, बोलो बोलो। एक भाषा को मतलब बोलना, एक भाषा को अनेक भाषा, दूसरी अनेक की जरूरत नहीं है, एक ही हो तब भी अनुवाद है। अगर मैं कहूँ तुम्हारा नाम क्या है, फिर मैं कहूँ व्हाट इज योर नेम, तो मैंने अंग्रेजी में अनुवाद कर डाला। समझ रहे हो? हाँ, अनुवाद का अर्थ है एक भाषा में कही हुई या लिखी हुई बात को दूसरी भाषा में कहना या लिखना। तो इन्होंने पूछा कि आपने भी कुछ किया होगा, तो इन्होंने चित्रलेखा उपन्यास का अनुवाद किया। और फिर इन्होंने कहा कि आपने भी तो कई पुस्तकें लिखी हैं, तो इन्होंने रविन्द्रनाथ टैगोर पे पुस्तक लिखी, जापानी आत्मा की खोज पर भी लिखी। एक प्रश्न इन्होंने साक्षात्कार में ये पूछा कि नई पीढ़ी अपनी सभ्यता और संस्कृति से दूर होती जा रही है, आपको इस बारे में क्या कहना है? तो उन्होंने क्या उत्तर दिया कि अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ना गलत है। अपनी भाषा और संस्कृति को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि देश को आगे बढ़ाने के लिए अपनी भाषा और संस्कृति ही काम आती है। अब उन्होंने बाद में दो प्रश्न पूछे कि लिखने और पढ़ने के अलावा आपके क्या शौक हैं? तो उन्होंने कहा मुझे बगीचा लगाना बहुत पसंद है। अब ये मामूली बात नहीं है, क्योंकि अब मैं चाहूँगी कि तुम लोग भी अगर नेट पे देखो कभी, तो देखो कि जापान में बगीचा लगाने का ऐसा मतलब नहीं है कि हम लोगों ने एक थोड़ी घास उगा दी और पेड़ पौधे उगा दिए,
और कुछ फूल लगा दिए, नहीं, उनके लिए बिल्कुल पूजा पाठ की तरह ऐसा है कि नियम कायदे से बगीचा उगाया जाता है और वो बगीचा उगाने को अपनी संस्कृति की पहचान मानते हैं। जब वो फूल सजाते हैं तो वो फूल भी ऐसे सजाते हैं कि उसके पीछे कोई अर्थ होता है, ऐसे ही नहीं। अगर फूल सजा होगा तो वो बता देंगे आपको कि इसका ये अर्थ है कि ये एक फूल नीचे है, एक बीच में है, एक ऊपर है, कि ये बच्चा है और ये वैसे बड़ा हुआ और ये मतलब कुछ उसके सुंदर सुंदर मतलब वो बताएंगे। और जो जापानी बगीचा होता है उसको वो प्रकृति की सुंदरता को और निखारने के लिए उसमें छोटे छोटे पुल बनाते हैं, नकली उसमें पानी ला के नहर बनाते हैं, कमल के फूल खिलाते हैं और पेड़ पौधों को तरह तरह की आकृतियों में काटते हैं। बहुत मेहनत करते हैं जापानी लोग, उसको ऐसे ही नहीं है कि बस हरियाली लगानी है तो 4 गमले रख दिए। अंत में इन्होंने साक्षात्कार में ये पूछा कि और कोई चीज़ आप कहना चाहेंगे, तो उन्होंने क्या बात कही, बहुत सुंदर, कि मैंने इतने साल भारत का नमक खाया और मैंने जितना खाया मैं उसके बदले में उतना इस देश को नहीं दे सका। उस देश में रहते नमक खाना किसको कहते हैं? देश में रहने जब हमें कोई कुछ लगातार देता है, सहारा देता है, हमारे लिए कुछ अच्छा करता है, तो हम कहते हैं हमने इनका नमक खाया। जैसे नौकर कहते हैं कि हमने मालिक का नमक खाया है। तो नमक के क्या अर्थ है कि नमक के बिना खाना फीका हो जाता है। तो काम तो हम करते हैं, लेकिन जो हमें जीवित रहने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमें भारत से बहुत कुछ मिला है। अच्छा, अब साक्षात्कार में इन्होंने सब तरह के प्रश्न पूछ लिए। कहाँ से आए, कैसे हिंदी सीखी और कहाँ कहाँ गए, किससे किससे मिले, आपको कैसा लगा और आपके इस काम के अलावा और क्या क्या शौक हैं और आप कुछ और कहना चाहते हैं। तो अब आप लोगों का होमवर्क क्या है, आप लोग सब लोग अपने परिवार में किसी एक से साक्षात्कार लिख के लाओगे। अगर माँ का है, मान लो कि आप घर का काम करती हैं या आप कहीं काम भी करने जाती हैं, इसके अलावा आपके कोई और शौक़ हैं? कभी तुम लोगों ने माँ से पूछने की कोशिश की है कि आपके क्या शौक़ हैं? तुमको ताज्जुब होगा, पूछना आश्चर्य होगा तुम्हें कि माँ कहेंगी मुझे गाना गाने का शौक़ है। तुम कहोगे हाय, सुबह से रात तक मेरी माँ काम करती है, मैंने तो आज तक नहीं जाना कि मेरी माँ को गाने का शौक़ है। तो अच्छा सा साक्षात्कार, एंड जो सबसे बढ़िया लिख के लाएगा हम लोग उसको देखेंगे और फिर जो सबसे अच्छा होगा वो फिर मैगज़ीन में जाएगा। तो मैं चाहूँगी कब तक लिख के दोगे? 3-4 दिन का समय मैं देती हूँ, ठीक है? किसी का भी साक्षात्कार अपने परिवार में, थोड़े बड़े व्यक्ति का लेना, छोटे बच्चे का मत लेना, क्योंकि बच्चों को अभी पता नहीं कि वो जीवन में क्या करते आए हैं और उन्हें क्या करना है, ठीक है? थैंक यू।